कूलम्ब्स लॉ के बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे समझेंगे? मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है Q, और इस Q आवेश के आसपास में भी तो कोई क्षेत्र होगा। इस Q आवेश के आसपास में मान लेते हैं कोई दूर में कोई इधर बिंदु पर कोई एक आवेश रखा हुआ है। हमें नहीं पता इस आवेश की मात्रा क्या है, मगर ये जो आवेश है जिसके ऊपर हमें टेस्ट करना है कि इस आवेश के कारण, इस Q आवेश के कारण इस आवेश पर कोई बल आरोपित हो रहा है कि नहीं। तो मान लेते हैं इस आवेश का वैल्यू धनात्मक इकाई आवेश ले लेते हैं, पॉजिटिव यूनिट चार्ज कहते हैं हम। सामान्यतः पुस्तक में इकाई आवेश के ऊपर बात सुने होंगे, धनात्मक इकाई आवेश की बात सुने होंगे। तो इसी प्रकार से हमने ले लिया कि ये एक धनात्मक इकाई आवेश है। इस आवेश की प्रकृति कुछ भी हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी। इस आवेश को जब हमने इस बिंदु पर रखा, इसके ऊपर कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं हुआ। इस आवेश को हम पास लेकर आए यहां, तो भी इसके ऊपर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं हुआ। थोड़ा सा और पास लेकर आते हैं हम इस बिंदु पर, तो भी कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं हुआ। यहां से हम थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं इस बिंदु पर, हमने देखा कि अब ये जो इकाई आवेश है, इस इकाई आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। तो जैसे इस एक दिशा से आ रहे हैं, तो इस बिंदु पर जैसे ही हम पहुंच रहे हैं, इस आवेश के कारण इस बिंदु आवेश, इस इकाई आवेश पर एक बल का अनुभव हुआ। अर्थात यह है कि अब इससे और पास आते जाएंगे तो वो बल की मात्रा जो है वो बढ़ते जाएगी। अब इसी प्रकार इसके चारों ओर का हिस्सा होगा। हो सकता है इस आवेश को इस दिशा से हम लेते लेते आए यहाँ पर, जैसे इस जगह पर पहुंच रहे हैं हमने देखा कि इस पर बल का आवेश हुआ। हो सकता है इधर से लेकर आ रहे हैं, यहाँ इस बिंदु में कहीं पर है वो आवेश, यहाँ से हम लेके आते हैं, जैसे ही इस जगह पर पहुंचे बल का आवेश हुआ। अर्थात जो आवेश Q है, इस आवेश Q के आसपास के चारों ओर का वह हिस्सा, वह क्षेत्र जिस पर कोई इकाई धनात्मक आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उतने क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या हुआ? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में आने पर इकाई आवेश को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह विद्युत क्षेत्र हुआ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम कूलम्ब्स लॉ का सहारा लेंगे और वहां से समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहां देखा कि आवेश Q को बल लगाने की बात हम कर रहे थे, इकाई धनात्मक आवेश की बात किया। वो धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी आवेश हो सकता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ये एक आवेश Q है, Q1, और यहां आवेश Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। ये सिस्टम हमने किसमें स्टडी किया था? बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ के लिए। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल F, इसका मान होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। इतना। अभी जब विद्युत क्षेत्र की हमने बात की, तो विद्युत क्षेत्र में क्या था? कोई एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर, और चूंकि हमने दूसरे आवेश का मान धनात्मक इकाई लिया हुआ था, +1 कूलम्ब हमने लिया। ये कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि Q1 आवेश Q2 के ऊपर कितना बल आरोपित कर रहा है।
या Q2 आवेश Q1 के ऊपर कितना बल आरोपित कर रहा है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं Q1 का मान मैंने 10 कूलम लिया और Q2 का मान मैंने 5 कूलम लिया, इस तरीके से। तो कूलम्स लॉ का यदि इन वैल्यूज को मैं इस समीकरण में रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, बल का मान 1/4πε0 10 गुणा 5/r² हो गया। अर्थात हम इसे ऐसे समझ सकते हैं 10 कूलम का आवेश 5 कूलम के ऊपर बल आरोपित कर रहा है, या 5 कूलम आवेश 10 कूलम के ऊपर बल आरोपित कर रहा है। यह कूलम्स लॉ का नियम है, यह कूलम्स ने बताया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से कैसे समझेंगे, इसी पर जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि 10 कूलम ने 5 कूलम के ऊपर बल आरोपित किया, ठीक है। यदि यही 5 कूलम कोई इस प्रकार से सिस्टम है और इस सिस्टम में ये एक एक कूलम के रूप में रखा हुआ है, ये 5 कूलम ऐसे इस सिस्टम में एक एक कूलम करके अलग अलग जगह पर रखा हुआ है। आवेश की प्रकृति में योज्यता का नियम हमने पढ़ा है कि कोई भी एक सिस्टम हो, इस सिस्टम में बहुत सारे जब चार्ज रहेंगे तो इस पे टोटल चार्ज जो होता है इनके रैखिक योग के बराबर होता है, लीनियर सम के बराबर होगा। तो हम भी मान लेते हैं कि ये 5 जो कूलम है, जो 5 कूलम हमने यहाँ पर माना है, ये 5 कूलम इस किसी सिस्टम पे एक एक कूलम के रूप में अलग अलग बिंदु पर इस तरीके से स्थित हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये 10 कूलम अभी इस पूरे के पूरे 5 कूलम के ऊपर बल आरोपित करता है। तो उस बल की मात्रा क्या होगी जब ये 10 कूलम आवेश इस 5 कूलम के केवल 1 कूलम के ऊपर बल आरोपित करे। कुछ तो अंतर आएगा बल की मात्रा में। देखिए फिर से समझिए इसको। अभी क्या था, 10 कूलम पूरे 5 कूलम के ऊपर बल आरोपित कर रहा था, तो यह कूलम का नियम था। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि ये 10 कूलम पूरे 5 कूलम के ऊपर बल आरोपित ना करे, इस 5 कूलम के केवल 1 कूलम के ऊपर बल आरोपित करे। अब ये 1 कूलम कोई भी हो सकता है इन पांचों में से। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये कोई चार्ज हो गया Q और ये हम लोगों के लिए +1 कूलम हो गया। इसको प्लस कहना उतना उचित नहीं है, केवल 1 कूलम हम ले लेते हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में हमने देखा कि कोई आवेश किसी इकाई आवेश पर कितना बल आरोपित कर रहा है। तो जब इन दोनों के बीच जब रिलेशन होगा, ये कूलम के नियम के तहत होगा। इनके बीच भी जो रिलेशन होगा ये भी कूलम के नियम के तहत होगा, और इसके मध्य लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। अब फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे ये 5 कूलम था, इस 5 कूलम को 1 कूलम करना है तो इस तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग करना पड़ेगा। तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे इक्वेट करने के लिए। ये 5 और 5 कट के इधर कितना हो गया, 1 कूलम। अर्थात ये 10 कूलम का आवेश 1 कूलम के ऊपर बल लगा रहा है। तो 10 कूलम का आवेश 1 कूलम के ऊपर कितना बल लगा रहा है, पहले जितना बल लगा रहा था उसका डिवाइडेड बाई 5, मतलब 1/5 हिस्से में बल लगा रहा है उसका। यही जो बल लग रहा है, इसी बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अर्थात इसमें यदि आप समझेंगे, ये r² है, यदि Q2 के 1 कूलम पर करना है तो इसको Q2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी हमने इसको किससे डिवाइड किया, Q2 से डिवाइड किया। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और यहाँ हो गया 1 कूलम। अर्थात Q1 ने 1 कूलम के ऊपर जो बल लगाया तो उस बल की मात्रा कितने के बराबर है, F/Q2 के बराबर है। और यही मान हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ये तो एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। अब आप इसको लिखने के रूप में कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, तो लिखने के रूप में हम इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² है। Q1 ने Q2 कूलम के ऊपर बल लगाया। यदि हम इसको ऐसे करें, इकाई कूलम के ऊपर लगने वाले बल की मात्रा, अर्थात किसी आवेश के द्वारा, किसी आवेश अर्थात Q1 के द्वारा इकाई कूलम पर लगने वाले बल की मात्रा, अर्थात ये जो मान है ये Q2 ना होकर ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
बल की मात्रा। तो इस Q2 को यहाँ से हटा के हम यहाँ ले आएंगे तो ये क्या होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ Q2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ दो आवेश को अलग बताने की हमने बात किया था, अलग बताने के लिए बात किया था। सो यही जो F/Q है, इकाई आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो E = F/Q, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने बात किया। इकाई कूलम का आशय शायद आप समझ गए हों। जैसे कि मैंने बोला, पुनः रिपीट कर रहा हूं, 10 कूलम का आवेश जब 5 कूलम के ऊपर बल लगाता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। मगर 10 कूलम आवेश 5 कूलम के जब 1 कूलम के ऊपर बल लगाएगा तो कितना बल लगाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अर्थात इकाई आवेश के ऊपर लगने वाला बल, किसी आवेश के द्वारा इकाई आवेश पर लगने वाला बल की मात्रा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E। अब इसकी इकाई की बात करेंगे E के, तो E की इकाई क्या होगा, F का इकाई होता है न्यूटन और Q का इकाई होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इकाई है। ये अपने आप में एक सदिश राशि है, क्योंकि बल सदिश राशि है इसलिए विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये E का अपना एक सूत्र हो गया, E = F/Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रकृति बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, पहले प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है वो हम विद्युत बल रेखा के रूप में पढ़ते हैं। अब ये विद्युत बल रेखा क्या होता है, विद्युत बल रेखा का तात्पर्य है कि मान लेते हैं ये कोई आवेश है Q, मान लेते हैं कि ये धनात्मक आवेश है। तो विद्युत बल रेखा का मतलब है कि इससे निकलने वाली कुछ अदृश्य किरणें जो कि किसी दूसरे आवेश को अपने से दूर भेजती है या अपने तरफ खींचने का प्रयास करती है, ये अदृश्य है। अदृश्य या काल्पनिक कहें तो ज़्यादा बेहतर है। अदृश्य का तात्पर्य ये होता है कि वो चीज़ें हैं मगर दिख नहीं रही हैं, मगर यहाँ काल्पनिक कहने का मतलब क्या है कि ये हाइपोथेटिकल लाइंस हैं। ये लाइन रियल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, मगर ये लाइन होते हैं और ये किसी भी आवेश से या तो बाहर निकलते हैं या आवेश में अंदर की ओर आते हैं। जैसे आप ये देखें, यदि आपने किसी बल्ब को देखा तो बल्ब से प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं मगर हम किसी भी किरण को देख नहीं पाते। बिल्कुल वैसा ही है कि जब आवेश को हम रखते हैं तो यहाँ से भी बहुत सारे रेस बाहर निकलते हैं मगर हम कोई भी रेस को देख नहीं पाते। तो ये जो भी रेस हैं ये बिल्कुल एक रेखा के रूप में होता है जिसे हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। ये हाइपोथेटिकल लाइंस होते हैं, काल्पनिक रेखा होती है। तो इसी के आधार पर जो विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत बल रेखा बोले, दोनों ऐसे देखा जाए तो क्वांटिटी वाइज सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इसकी प्रकृति क्या होगी, तो पहली प्रकृति है, पहला प्रकृति कहता है कि जितने भी बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं सदैव धन आवेश से, पॉजिटिव आवेश से बाहर निकलते हैं। अर्थात ये कुछ इस तरीके से, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जितने भी बल रेखाएं हैं ये इस तरीके से बाहर निकलेंगे, डाइवर्ज आउट होते हैं, अपसारी स्थिति कहलाती है ये। लेकिन यदि दूसरी प्रकृति की हम बात करते हैं तो जब बल रेखाएं निगेटिव की बात करें हम, निगेटिव आवेश के लिए, तो निगेटिव आवेश के लिए ये बल रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं। ये ऋण आवेश है, बल रेखाएं बिल्कुल इसकी ओर आती हैं, इसमें अंदर आती हैं इस तरीके से। ये तीसरी प्रकृति क्या है, अर्थात देखिए पॉजिटिव चार्ज में क्या हुआ, बल रेखाएं इससे बाहर निकलती हैं। निगेटिव चार्ज में क्या होता है, बल रेखाएं बाहर अनंत से आकर इसमें समाहित होती हैं।
तीसरी प्रकृति है कि जब दो आवेश को हम एक दूसरे के पास पास रखें, तीसरी प्रकृति में ये धन है और ये ऋण आवेश है, तो क्या होगा, इनमें से निकलने वाली बल रेखाएं ऋण आवेश में जाकर अंत होंगे और कुछ बल रेखाएं जो इधर जा रहे हैं वो अनंत की ओर चले जाएंगे। इस तरीके से ये तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। उसका कारण ही यही है कि धन आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं अपने पास में मौजूद ऋण आवेश में जाकर समाप्त हो जाती हैं, अर्थात इसकी ओर खींचे चली जाती हैं या इस ऋण आवेश को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसी कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मगर जब हम प्लस और प्लस को एक साथ रखें तो क्या देखते हैं कि धन आवेश से निकलने वाली जितनी भी बल रेखाएं हैं इस तरीके से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कुछ इस तरीके से। सेम सिचुएशन ऋण आवेश के लिए होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये प्रकृति है। धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं, ऋणात्मक आवेश पर विद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर इस पर समाप्त होती है। यदि धन और ऋण दोनों आवेश एक दूसरे के पास में रखे हुए हों तो धन आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं हमेशा ऋण आवेश में जाकर अंत होती हैं, और प्लस प्लस रहे तो कुछ इस तरीके से है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस स्थिति की बात करें या इस स्थिति की बात करें, इन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकृति है और उस प्रकृति को हम चौथे नंबर के रूप में देखते हैं। विद्युत बल रेखाओं की मात्रा आवेश के पास सघन होते हैं और आवेश से दूर जाने पर उनके मध्य भी दूरी बढ़ते जाती है। अर्थात देखें कि ये प्लस है और ये आपका माइनस है। मान लेते दोनों पास पास रखे हुए हैं तो यहां से बल रेखाएं निकल के इसमें जाकर क्या होंगे, इस तरीके से अंत होते जा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से। ये आप देखेंगे कि आवेश के पास में देखिए बल रेखाओं की संख्या आवेश के पास बिल्कुल सघन है, यहां बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं, मगर जैसे ही ये आवेश से दूर जाते हैं इन दोनों के मध्य दूरी इस तरीके से बढ़ते जाती है। तो यह भी एक प्रकृति है। आवेश के नजदीक या आवेश के पास बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है या बल रेखाएं सघन होती हैं, मगर आवेश से दूर जाने पर दो बल रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ते जाती है। ये चौथी प्रकृति थी। पांचवी प्रकृति क्या है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मगर क्यों नहीं काटती, आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मगर क्यों, आखिर क्या कारण है इसका, तो हम उसको कुछ इस तरीके से समझें, चित्र के रूप में समझना ज्यादा बेहतर है। ये कोई धन आवेश है और ये ऋण आवेश। मान लेते हैं इस बिंदु पर कोई एक आवेश हमने रखा इस तरीके से, ये आवेश +1 कूलम का है। तो क्या देखने को मिलेगा कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है इस +1 कूलम को अपने से दूर हटाने का प्रयास करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्रतिकर्षण कुछ इस तरीके से है, मतलब ये अपने से उसको दूर हटाने का, दूर भेजने का काम कर रहा है इस +1 कूलम को, जबकि ऋण आवेश इस +1 कूलम को, इस धनात्मक को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। अर्थात क्या देखने को मिला हमें कि ये 1 कूलम आवेश है, इस आवेश को इस धनात्मक आवेश ने अपने से प्रतिकर्षित किया और ऋणात्मक आवेश ने अपनी ओर आकर्षित किया। तो जब किसी एक बिंदु पर दो विभिन्न दिशाओं में बल लगेंगे तो ये आवेश दोनों दिशा में एक साथ तो गति नहीं करेगा।
तो इनके मध्य एक परिणामी दिशा निकलेगी जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो इनके मध्य ये इस तरीके से एक परिणामी दिशा मिल गई, अर्थात इस बिंदु को दो तरफ ऐसे खींचेंगे तो इसका मोशन किधर होगा, इसके परिणामी दिशा में होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन में होगा। यही पद्धति हम अप्लाई करते हैं इस स्थान पर कि जब विद्युत बल रेखाएं, ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक है, यहां से जब कोई बल रेखा कुछ इस तरीके से होकर जा रही है, मान लेते हैं उस आवेश को हमने बल रेखा की इस बिंदु पर रखा, तो ये धन आवेश इसको इधर दूर भेजने का काम करेगा और ये ऋण आवेश उसको अपने पास लाने का काम करेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट या परिणामी होगा वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से होगा। ये इस वक्र के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में है, अर्थात जो भी बल रेखा जिसको हम वक्र के रूप में इस तरीके से एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, इसके किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत बल की दिशा हमें चाहिए, तो हम ये देखते हैं ये दिशा मैंने क्यों लगाया, क्योंकि धन से निकल के ये ऋण में जा रहा है, इसलिए। तो ये निकल के इस तरीके से आ रहे हैं और जिस बिंदु पर आपको दिशा ज्ञात करना है, इस बिंदु पर हमने इस प्रकार से क्या कर लिया, स्पर्श रेखा खींच लिया। तो ये स्पर्श रेखा की जो दिशा है ये इस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को बताता है। अब ये परिणामी बल की दिशा के बारे में हमने भी ज्ञान लिया। अब उस स्थिति के ऊपर हम बात करते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? तो चलिए हम मान लेते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है। पहले हम स्थिति लेते हैं, मान लेते हैं कि काट रही है, और उसके बाद फिर हम अपने कंक्लूजन पे आएंगे कि इस तरीके से ये एक धनात्मक आवेश है और ये एक ऋणात्मक आवेश है। यहां से एक बल रेखा निकला कुछ इस तरीके से और दूसरी बल रेखा निकल के इस तरीके से गई। मान लेते हैं दोनों बल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काट दिए। प्रॉपर्टी कहता है दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? तो उसके क्यों को समझने के लिए हम मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि इससे निकलने वाली दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। यदि जिस बिंदु पर काटेंगे तो इस बल रेखा के कारण परिणामी बल की दिशा, पहले वाले बल रेखा के कारण परिणामी बल की दिशा इस तरफ होगी और दूसरे वाले के कारण परिणामी बल की दिशा इस तरफ होगी। अब एक ही बिंदु पर एक ही सेट ऑफ चार्ज के कारण, मतलब एक ही ये जो पेयर है उसके कारण दो अलग अलग परिणामी बल की दिशा नहीं हो सकती। दो बल की दिशा होना अलग बात है, मगर परिणामी बल केवल एक ही होता है। अर्थात यह है कि यदि ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी तो परिणामी बल की दिशा दो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, असंभव है। इसी कारण दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो आप इसको कैसे समझाएंगे? जब लिखने की बात होगी तो लिखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में। मान लेते हैं दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे उस बिंदु पर परिणामी बल की दो विभिन्न दिशाएं मिलेंगी। चूंकि एक ही बिंदु पर एक ही सेट ऑफ चार्ज के कारण या एक ही आवेश के समूह के कारण एक ही बिंदु पर दो विभिन्न परिणामी बल की दिशा होना संभव नहीं है। इसी कारण दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी प्रकृति के बारे में हमने बात किया। अगला जो टॉपिक होगा विद्युत विभव, इसके ऊपर हम चर्चा कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।